वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंट द अफेयर पार्ट 9। इस कहानी में अब तक ये तो पता लग गया कि कोल के भाई स्कॉटी की मौत हुई है, पर वास्तव में हुआ क्या था? वो कौन से हालात थे जिनमें स्कॉटी की मौत हुई? नोआ का ये कहना है कि वो एक हादसा था, पर जेफरीज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। उसके हिसाब से दोषी कोई और है। अभी तक उसने अपनी छानबीन में ये पता लगा लिया है कि नोआ दी एंड क्लब में तो ज़रूर गया था, पर उसने अपने बयान में झूठ क्यों बोला? आखिर वो क्या छिपा रहा है? कहानी के पहले हिस्से में एलिसन की कहानी दिखाई जाएगी। क्रिसमस का दिन है। आज नोआ और एलिसन ने फिर से मिलने का फैसला किया है। वो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाए। अंजाम की परवाह किए बिना दोनों अब एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हैं, पर इसका कोल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हेलेन पर इसका क्या असर होगा? इसकी परवाह इन्होंने नहीं की है। दोनों क्रिसमस वाले दिन मिले हैं, होटल पहुंचे हैं, पर आज के दिन होटल मिलना थोड़ा मुश्किल है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और पैसे दोनों के ही पास कम हैं। लिहाजा नोआ ने कहा, क्यों ना हम मेरे घर में चलें। हेलेन बच्चों के लिए कहीं गई हुई है, वो शाम तक नहीं आई। इस तरह नोआ एलिसन को अपने बेडरूम में ले आया, पर उसे नहीं पता कि उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी में कितना तूफान लाने वाला है। एलिसन ने न सिर्फ बेडरूम बल्कि बाथरूम और किचन भी इस्तेमाल किया। इन सब के बाद इन दोनों ने एक घर भी देखा है जहाँ एलिसन रहेगी। ये घर बहुत छोटा है, एलिसन को पसंद नहीं आया, पर नोआ ने कहा, हमारे पैसे कम हैं, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर लो। एलिसन काफ़ी गुस्से में थी, पर धीरे धीरे उसको शांत कराते हुए नोआ ने उसे मना ही लिया। उसने कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ के ऐसे नहीं भाग सकता। कुछ टाइम दे दो मुझे सोचने का। मैं हेलन से बात करूँगा। विटनी कॉलेज जाने लगेगी, उसके बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। तुम्हारे लिए मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूँ और तुम कुछ टाइम के लिए इस घर में मैनेज नहीं कर सकती। इन सब बातों को सुनकर एलिसन को एग्री होना ही पड़ा। वो जब वापस ऑस्कर के रेस्टोरेंट में पहुंची तब ऑस्कर ने उससे उसका हाल जानने के बहाने बातचीत शुरू की। एलिसन इस समय बहुत परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। उसने ऑस्कर से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इसके बाद दोनों इंटीमेट हुए। जाते हुए एलिसन ने कहा, मैं अब इन सब से बहुत दूर चली जाऊँगी, बस एक बार फार्म बिक जाए। ऑस्कर ने कहा, अगर तुम्हारा फार्म बिकता भी है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, ये भाइयों में बटेंगे, वो भी टैक्स कटने के बाद। इतने कम पैसों के साथ तुम कहीं भाग भी नहीं पाओगी। एलिसन को ऑस्कर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर ऑस्कर ने उसे प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स दिए हैं। दरअसल ये पेपर्स उसने काउंटी क्लर्क के रिकॉर्ड से निकाले हैं, पर कहानी में अभी यह डिस्क्लोज नहीं किया गया कि आखिर इन डॉक्यूमेंट्स में है क्या। ये हमें आगे पता चलेगा। पर ये सब पढ़कर एलिसन के होश उड़ गए हैं। अब वो तुरंत घर जाना चाहती है। ऑस्कर ने जाने के लिए उसे अपना ट्रक ऑफर किया। उस ट्रक के साथ वो पहुंची अपनी मदर इन लॉ चेरी लॉकहार्ट के पास। एलिसन के पास जो पेपर्स हैं वो काउंटी क्लर्क के ऑफिस से ली गई हैं। उनमें ये साफ साफ झलक रहा है कि इस फार्म को कई बार रीफाइनेंस किया गया है। ऐसे में इसे बेचने से लॉकहार्ट्स को कुछ भी मिलेगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। ये सारी बातें एलिसन ने चेरी से कही हैं, पर चेरी जैसे ये सब कुछ पहले से ही जानती है। उसने कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैंने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ये मंजूर हो जाएगा हमें इस फार्म को बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे जो भी हो, ये फार्म नहीं बिकेगा। एलिसन ने तेज़ स्वर में कहा, आप क्या कह रही हैं? कई कर्ज़ों को बचाने के लिए आप एक और कर्जा लेने जा रही हैं और आपके सभी बेटे इसे बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अमीर बनने वाले हैं इसे बेचकर। सब ने अपने अपने बिजनेस प्लान कर लिए हैं। चेरी ने उसकी बात काटते हुए कहा, सबको गलतफहमी में रहने दो, ये फार्म नहीं बिकेगा, मैं सब मैनेज कर लूँगी, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में कोल को बता दूंगी। एलिसन ने कहा, मैंने उसे पहले ही बता दिया है, अब आप क्या करेंगे? इसका जवाब चेरी ने दिया, तुम जैसी गरीब लड़की को मैं इस घर में ले आई, लॉकहार्ट फैमिली का हिस्सा बनाया। ये मत भूलो कि तुम्हारा बच्चा जिसे मैंने कहा था हॉस्पिटल ले जाने को, पर तुम अपने आप को काबिल नर्स समझ रही थी। तुमने उसे हॉस्पिटल ले जाने में लेट किया और अंजाम क्या हुआ? मैंने अपना पोता खो दिया। वैसे मरना तो तुम्हें चाहिए था। ये सब सुनकर एलिसन भावुक हो गई और ऑस्कर के ट्रक को लिए यहाँ से निकल आई। जब वो दुखी होती है तब खुद को ही नुकसान पहुँचाती है। चाकू से अपने पैर के ऊपर के हिस्से में घाव करती है। रास्ते में ट्रक रोक कर वो यही कर रही है। ऐसा करके वो अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही है और रोती जा रही है। बाद में वो डॉक्टर के पास पहुंची मरहम पट्टी के लिए। डॉक्टर हेनरी ने पूछा, तुमने अपने आप को क्यों चोट पहुंचाई? तुम बड़ी अजीब हो। इस पर एलिसन ने जवाब दिया, हाँ मैं अजीब तो हूँ। जब पार्टी चल रही थी सभी बच्चों के साथ मेरा बच्चा भी पानी में था। मैंने देखा कि उसे ठंड लग रही थी,
मैं जल्दी से घर के अंदर गई कंबल लाने के लिए। जब मैं बाहर आई तो देखा कि उसे सभी बाहर निकाल रहे हैं पानी से। मैंने उसकी छाती पर प्रेशर से पानी निकाला। थोड़ी देर में वो होश में आ गया। मैंने बाद में उसकी देखभाल की। मुझे लगा वो ठीक हो गया है। मैंने उसे नहलाया और सुला दिया और फिर वो कभी नहीं उठा। ये सब कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर हेनरी ने उसे संभालने की कोशिश की पर वो रोए जा रही थी। इसके बाद वो समंदर के किनारे पहुंची। यहाँ की लहरों के बीच वो उन लहरों को पैरों से मारने की कोशिश कर रही है। इन लहरों के बीच वो इन्हीं से लड़ रही है जिनकी वजह से गैब्रियल की जान गई थी। इनमें उसे गैब्रियल की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बार बार कह रहा है, माँ वहाँ मत जाओ, आपको ठंड लग जाएगी। वो चारों तरफ देख रही है। एक बार तो उसे गैब्रियल की झलक भी दिखी। फिर उसने अपने आप को गैब्रियल के साथ खड़ा पाया। इन सब मेमोरीज को समेटे हुए वो पहुंची है गैब्रियल की कब्र पर। यहाँ उसने गैब्रियल की कब्र से थैंक यू बोला और इसके बाद वो वापस घर आ गई। कोल भी घर आया। उसने कहा, तुम अब नॉर्मल नहीं लगती। मुझे लगा हमारे बीच सब ठीक हो गया है पर कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। अब तुम कहाँ जा रही हो? एलिसन ने कहा, पहले तुम अपनी माँ से बात करो जो बार बार इस फार्म को रीफाइनेंस करती जा रही हैं। ये फार्म बेचकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कोल ने कहा, तुम क्या कह रही हो? $30 मिलियन की प्रॉपर्टी को कर्ज में कोई कैसे डाल सकता है? इसके बाद एलिसन ने उसे वो पेपर्स दिखाए जिन्हें वो ऑस्कर से लेकर आई थी। कोल ने इन्हें देखे बिना ही कहा, पर तुम मत जाओ, अगर तुम चली गई तो सब बिखर जाएगा। एलिसन ने कहा, अगर मैं यहाँ रही तो मर जाऊँगी और मैं यहाँ नहीं मरना चाहती, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए एलिसन हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। वो पहुँची है रेलवे स्टेशन। यहाँ वो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही ट्रेन आई वो इसमें चढ़ने के लिए बेंच से उठी ही थी, तभी कोल दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बैग है। उसने कहा, तुम सही थी एलिसन, वाकई में ये प्रॉपर्टी कर्जे में डूबी हुई है। हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम कहीं और रह लेंगे। चलो एक साथ यहाँ से कहीं और चलते हैं, वहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। पर क्या एलिसन कोल की बातों पर गौर करेगी? ये हमें नोआ की कहानी जो दूसरे हिस्से में आने वाली है इसमें पता चल जाएगा। कहानी के इस हिस्से में जेफरीज ने नोआ को फिर से बुलाया है। ऐसा करना लाजमी है क्योंकि उसका झूठ जेफरीज ने पकड़ लिया है। उसने पूछा, मुझे तुम्हारे कार के बारे में कुछ जानना है, तुम उसे कब से चला रहे हो? नोआ का जवाब था, कुछ सालों से। और वो माइलेज कितनी देती है? नोआ ने कहा, पता नहीं, ठीक ही देती है। अच्छा, तो ये बताओ कि इस कार का टर्निंग रेडियस क्या है? मुझे नहीं मालूम, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि स्कॉटी लॉकहार्ट को कार की ठोकर के द्वारा मारा गया है। अब नोआ को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में उस पॉइंट पर जाती है जब नोआ एलिसन को अपने ही घर में लाया था। जब एलिसन यहाँ से चली गई थी तब उसने बेडरूम को ठीक से साफ़ किया, सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दिया। उसने देखा कि एलिसन अपने कपड़ों में से एक कपड़ा यहीं छोड़ गई है। उसने उसे तुरंत ही ड्रॉर में रख दिया। उसने ये सोचा कि वो इसे बाद में फेंक देगा। इतने में हेलन यहाँ पर आ गई। डस्टबिन में नोआ को प्रेगनेंसी टेस्ट मिला है। उसने हेलन से कहा, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट कूड़ेदान में मिला है और इसमें ये साफ पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। हेलन ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई प्रेगनेंसी टेस्ट कूड़ेदान में नहीं डाला। अब इन दोनों को विटनी पर शक हो रहा है। कुछ दिन पहले वो उल्टी कर रही थी। अब दोनों विटनी के पास पहुंचे हैं सच जानने के लिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद विटनी ने यह कबूल किया कि वो प्रेग्नेंट है, पर कल ही उसने अबॉर्शन का प्लान बनाया हुआ है। हॉस्पिटल में भी बात हो गई है। नोआ ने गुस्से में कहा, इतना सब हो गया और तुमने हमें नहीं बताया। मुझे बस उस शख्स का नाम बताओ। विटनी ने कहा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरा कोई रेप थोड़ी ना हुआ है, सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है। हेलेन ने नोआ को समझाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लेती हूँ। नोआ उसका लैपटॉप छीन कर ले गया है। शायद इसमें उस शख्स के बारे में कुछ पता चल जाए जिसने विटनी के साथ ये सब किया है। उसे कुछ भी नहीं मिला, पर हेलेन ने आकर उसे बताया, कल जिस हॉस्पिटल में इन्होंने अबॉर्शन की प्लानिंग की है वहाँ वो ज़रूर आएगा। हॉस्पिटल का नाम जानकर नोआ उसी टाइम पर पहुँचा हॉस्पिटल। यहाँ थोड़ी देर में स्कॉटी आया। उसे देखकर नोआ का पारा चढ़ गया। वह उसे मारने को दौड़ा पर डॉक्टर ने उसे रोक लिया। स्कॉटी यहाँ से भाग गया। गुस्से में नोआ पहुँचा है मैक्स के यहाँ कुछ देर बैठकर वो अपना गुस्सा शांत करना चाहता है। उसने मैक्स को स्कॉटी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, उसे शर्म आनी चाहिए, एक 17 साल की लड़की के साथ ये सब किया उसने। मैक्स ने उसे पैसिफाई करने की कोशिश की। इन सब के बाद नोआ अपने बारे में बातें करने लगा। उसने मैक्स से कहा, मैं अभी भी एलिसन से प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने जा रहा हूँ। मैक्स ने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम जिसे प्यार कह रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक टाइम में तुम्हें हेलन से भी तो प्यार था, अब क्या हुआ उस प्यार को? प्यार कभी एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है।
ठीक है, तुमने एलिसन से रिश्ता बनाया, जवानी में ऐसा हुआ, ये सब समझ में आता है, पर उसे अकेला छोड़ दो, उसे अपने पति के साथ रहने दो और तुम अपना परिवार देखो। पर नोआ जिद पर अड़ गया है। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, ये सिर्फ जिस्मानी संबंध बनाने के बारे में नहीं है। मैं जितना उसे अवॉइड करता हूँ उतना ही उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। अब मैं उसके बिना मर ही जाऊँगा। अब मैं ये सब हेलन को बताने जा रहा हूँ। खैर, तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। जो इन हालातों में होता है वही समझ पाता है। अब मुझे जाने दो। ये कहकर नोआ अपने घर आ गया है हेलन के पास। अब उसे हेलन से सब कुछ साफ साफ बताना है। इसके लिए वो हिम्मत इकट्ठा कर रहा है। वो हेलन के पास गया। बेडरूम में सिर्फ यही दोनों थे। नोआ ने कहा, तुम एक अच्छी माँ हो, पर मैं एक बुरा पिता हूँ। हमने आधा जीवन साथ में बिताया है, पर अब मुझसे नहीं होता। मैं अब इस जीवन को नहीं जी सकता जो मैं जी रहा हूँ। मुझे रोज़ घुटन होती है और अब मैं घुटना नहीं चाहता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। अब मैं नहीं आऊँगा, पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। विटनी को इन हालातों में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं। बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द इस ज़िंदगी को छोड़कर इन सब से दूर जाऊँगा। जब ज़रूरत होगी मैं बच्चों के लिए खड़ा रहूँगा, पर मुझे जाने दो। हेलन बहुत स्ट्रांग लेडी है। अपने जज्बातों को काबू करते हुए उसने कहा, ठीक है, जाओ। वो रोना चाहती है पर रो नहीं रही। ऐसे दिखा रही है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने नोआ के सामान को निकालते हुए कहा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। नोआ ने कहा, मैं तुम्हें कुछ और टाइम देना चाहता हूँ। हेलन ने जवाब दिया, मुझे किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसने ड्रॉअर को खोला तो उसमें एलिसन के कपड़े मिले। ये देखते ही हेलन गुस्से में बोली, तो तुमने उसे मेरे बेडरूम में भी बुलाया? मेरी इतनी भी कदर नहीं की तुमने। तुम अभी यहाँ से निकलो। उसने उसके सारे सामान को फेंकना शुरू कर दिया। अब नोआ अपना सामान लिए पहुँचा है ट्रेन में। ये वही ट्रेन है जो उस स्टेशन पर पहुँचेगी जहाँ एलिसन बैठी हुई है। नोआ ने मैसेज के थ्रू एलिसन को सब कुछ बता दिया है। ये भी कि उसने हेलन से सब कुछ कहकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। स्टेशन पर एलिसन उसका इंतज़ार कर रही है, पर साथ में कोल भी है। कोल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर एलिसन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही। इतने में ट्रेन आ गई। नोआ ने ट्रेन से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और अब दोनों ट्रेन में चढ़ गए हैं। कोल एलिसन को जाते हुए देख रहा है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इस कहानी में भी बहुत कुछ होना है, बहुत से सवालों के जवाब हमें मिलने हैं। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।